जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 2 में तीसरी क्लास आदिकाल के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। आज हमने पिछली क्लास में 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हल कर लिए थे। आज 11 से लेकर 20 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। देखते हैं पहला प्रश्न है, डिंगल भाषा किन दो भाषाओं के योग से बनी है? डिंगल भाषा किन दो भाषाओं के योग से बनी है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी, राजस्थानी और अपभ्रंश। राजस्थानी और अपभ्रंश दोस्तों, इसे कर्कश, डिंगल भाषा को कर्कश भाषा के रूप में भी जानते हैं। मतलब ये भाषा कर्कश थी, बोलने में बहुत कठिन थी और इसके शब्द भी बहुत कठोर होते थे। इस कारण इस भाषा को कर्कश कहा जाता था। दोस्तों, एक भाषा होती है पिंगल। पिंगल होती है पिंगल ब्रज भाषा और अब ब्रज भाषा और अपभ्रंश भाषा। इसके योग को कहते हैं, इसके योग से जो भाषा बनती है उसको कहते हैं पिंगल, पिंगल भाषा। दोस्तों, ये बोलने में मधुर होती थी, इसलिए इसे कर्णप्रिय भाषा भी कहते थे। और डिंगल जो थी ये कर्कश भाषा थी। दोस्तों, अगला प्रश्न है, खुसरो की अपेक्षा कबीर का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। पहला कथन है, खुसरो की अपेक्षा कबीर का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। दूसरा कथन है, खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था पर कबीर धर्म उपदेशक थे। इन दोनों कथनों में से इन दोनों कथनों के आधार पर नीचे सही विकल्प को चुनिए। तो इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों, पहला कथन असत्य और दूसरा कथन सत्य है। यहां पर असत्य इसलिए हो गया है, खुसरो की अपेक्षा कबीर का ध्यान बोलचाल की भाषा पर की ओर अधिक था। दोस्तों, तो कबीर का ध्यान बोलचाल की भाषा पर अधिक नहीं था, खुसरो का ध्यान था बोलचाल की भाषा की ओर अधिक। तो किसका ध्यान था ज्यादा? बोलचाल की भाषा की ओर खुसरो का, कबीर का नहीं। दूसरा कथन, खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था पर कबीर धर्म उपदेशक थे। तो ये कथन सही है। पहला कथन गलत, दूसरा कथन सही। अगला प्रश्न देखते हैं, मैथिल कोकिल कौन कहलाता है? मैथिल कोकिल कौन कहलाता है? इसका आंसर इसका आंसर होगा दोस्तों विद्यापति। विद्यापति ने 14वीं शताब्दी के आसपास एक रचना की, पदावली। सती के आसपास कौन सी रचना की इसने? पदावली। इसकी भाषा थी मैथिली। मैथिली भाषा में लिखी थी ये। और ये इनकी ये पदावली बहुत फेमस हो गई थी। इस कारण इस रचना के आधार पर विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाने लगा। विद्यापति का समय 1360 से 1450 ईस्वी के आसपास माना जाता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, आदिकाल को चारण काल किसने कहा? आदिकाल को चारण काल किसने कहा? इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों, इसका आंसर होगा जॉर्ज ग्रियर्सन। इसने आदिकाल को चारण काल कहा। और क्यों कहा? क्योंकि जब आदिकाल का जब समय था तो राजाओं के दरबार में उनकी प्रशंसा, उनकी वीरता का वर्णन करने वाले जो चारण कवि के रूप में होते थे,
उनके दरबार में राजाओं के सामने उनका वीरता का वर्णन करते थे। इस वो उस वीरता का वर्णन करने वाले लोगों को चारण कहा जाता था। इसलिए उनके द्वारा लिखे गए साहित्य में आदिकाल को चारण काल कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पुष्यदंत या पुंड पुष्यदंत या पुंड को किसने हिंदी का प्रथम कवि माना? पुष्यदंत या पुंड को किसने हिंदी का प्रथम कवि माना? पुष्यदंत या पुंड को किसने हिंदी का प्रथम कवि माना? इसका आंसर होगा दोस्तों ए, शिव सिंह सेंगर ने। शिव सिंह सेंगर ने इसको हिंदी का प्रथम कवि माना। पुष्य और दंत या पुंड का समय था दोस्तों 932 ईस्वी के आसपास। इसे 10वीं सदी भी कहते हैं। 10वीं सदी के आसपास इसका समय था। दोस्तों, गणपति ने गणपति ने किसको माना प्रथम कवि? गणपति ने माना शालिभद्र सूरि को। शालिभद्र सूरि को। इसे इस तरह याद कर सकते हैं दोस्तों, पति, गणपति में क्या है? पति, और इधर क्या है? साली। पति की साली होती है, पत्नी की बहन पति की साली होती है। इस तरह याद कर सकते हैं दोस्तों। राम कुमार वर्मा ने किसे माना हिंदी का प्रथम कवि? तो राम कुमार वर्मा ने माना स्वयंभू को। स्वयंभू को। इसका समय था 8वीं शताब्दी। 8वीं सदी के पास थे स्वयंभू। दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसे माना हिंदी का प्रथम कवि? अब्दुल रहमान को। अगला प्रश्न है दोस्तों, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा दोस्तों राहुल सांकृत्यायन। किसने कहा? राहुल सांकृत्यायन ने। दोस्तों, यहां पर भी सा है और इधर सामंत में भी सा है। इस तरह अपन इसको याद कर लेंगे। राहुल सांकृत्यायन का सा और इधर सामंत में भी सा। इस तरह अपन इसको ध्यान में रखेंगे। तो आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? राहुल सांकृत्यायन ने। अगला प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना? हिंदी का पहला कवि किसे माना? राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना? तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी, सरहपा को माना इसने हिंदी का पहला कवि राहुल सांकृत्यायन ने, सरहपा को। दोस्तों, इस बार दिसंबर वाले जो नेट का पेपर हुआ था उसमें एक प्रश्न आया था, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का सबसे बड़ा कवि किसे माना? तो यहां पर हर कोई इसको लगाकर आया था सरहपा को, जो कि गलत था दोस्तों। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का सबसे बड़ा कवि स्वयंभू को माना था, स्वयंभू को। और ये इसका वर्णन राहुल सांकृत्यायन ने अपनी पुस्तक हिंदी काव्यधारा पुस्तक में किया है। इसका वर्णन उसकी भूमिका में लिखा है, हिंदी काव्यधारा की भूमिका में। हिंदी काव्यधारा, इसकी इस पुस्तक की भूमिका में राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है कि हिंदी का सबसे बड़ा कवि स्वयंभू था। हिंदी का सबसे बड़ा कवि स्वयंभू था। लेकिन हिंदी का पहला कवि किसे माना इसने? सरहपा को। इसे याद करने के लिए दोस्तों इस तरह याद कर सकते हैं, राहुल सर, राहुल सर, राहुल सर। इस तरह अपन याद कर सकते हैं। हिंदी का पहला कवि राहुल सांकृत्यायन ने किसे माना? सरहपा को। अगला प्रश्न है,
श्रावकाचार किसकी रचना है? श्रावकाचार किसकी रचना है? श्रावकाचार किसकी रचना है? इसका आंसर होगा दोस्तों सी, देवसेन। देवसेन ने इसकी रचना करी थी। कब लिखा गया था ये ग्रंथ, ये रचना? 933 ईस्वी के आसपास। 933 ईस्वी। दोस्तों, श्रावकाचार इस पुस्तक में कितने दोहे हैं? 250 दोहे। 250 दोहे। टोटल कितने दोहे हैं इसमें? 250 दोहे। और श्रावकाचार को हिंदी की पहली रचना भी माना जाता है। हिंदी की पहली रचना। हिंदी की पहली रचना। हिंदी की फर्स्ट रचना। फर्स्ट रचना किसे माना जाता है? श्रावकाचार को। अगला प्रश्न है दोस्तों, 7वीं सदी से 11वीं सदी के समय को अपभ्रंश का स्वर्ण काल किसने कहा? अपभ्रंश का स्वर्ण काल किसने कहा? अपभ्रंश का स्वर्ण काल किसने कहा 7वीं सदी से 11वीं सदी के समय को? इसका आंसर होगा दोस्तों हरदेव बाहरी, बी। हरदेव बाहरी ने कहा। हरदेव बाहरी, डॉक्टर हरदेव बाहरी ने 7वीं सदी से लेकर 11वीं सदी के समय को अपभ्रंश का स्वर्ण काल कहा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा व्यास किस कवि को कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा व्यास। वाल्मीकि तथा व्यास। अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा व्यास किस कवि को कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा ए, स्वयंभू को। स्वयंभू को कहा जाता है अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा व्यास। दोस्तों, पुष्यदंत को अपभ्रंश का क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है भवभूति। अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा जाता है? पुष्यदंत को। अपभ्रंश का भवभूति पुष्यदंत को। अपभ्रंश का भवभूति पुष्यदंत को कहा जाता है। याद रखना है। और किसने माना है पुष्यदंत को अपभ्रंश का भवभूति? डॉक्टर भयाणी ने। भयाणी। डॉक्टर भयाणी। गलत हो गया, यहाँ लिखता हूं भयानी। भयाणी। भयाणी कुछ ऐसा ही था दोस्तों इसका नाम, डॉक्टर भयाणी। शायद ये गलत हो सकता है, देख लेना दोस्तों, या अगली वीडियो में मैं बता दूंगा। पुष्यदंत को किसने माना था? भवभूति को। पुष्यदंत को भवभूति किसने माना अपभ्रंश का? डॉक्टर भयाणी ने। भयाणी नाम है, इस बस इसमें मात्रा में थोड़ी गलती हो सकती है। जोइंदू। जोइंदू का समय क्या था दोस्तों? जोइंदू का समय था 6वीं सदी। 6वीं सदी के आसपास। 6वीं सदी। 6वीं सदी के आसपास जोइंदू का समय था। 6वीं सदी के आसपास। दोस्तों, तो ये है आज के 10 प्रश्न। मिलते हैं अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। कैसी लगी आपको क्लास, कमेंट में जरूर बताना दोस्तों। और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और जो भी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहा है उस तक इसको पहुंचाइए।